हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नेम इज ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो उस एग्जांपल्स जो दिए थे वो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। किसके? ग्लोबलाइजेशन के। ये बच्चों हिंदी में भी यहाँ लिखा है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल स्टार्ट होता है वो होता है जनार्दन से। जनार्दन क्या करते हैं, अपनी एक मतलब इंडिया की कंट्री में बैठ के और फॉरेन बेस्ड कंट्री के लिए वो क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एक पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी दूसरी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। सेवाएं का मतलब होता है बच्चों काम करना, यानी कि किसी के लिए। दूसरा जो एग्जांपल था रामधारी था। रामधारी की डॉटर जो होती है उसकी क्या होता है, उसका बर्थडे होता है तो उसको कुछ एक मतलब साइकिल खरीदनी होती है। वो कई सारी मार्केट में जाता है तो देन वो एक साइकिल उसको मिलती है जो कि चीप प्राइस पे भी होती है। उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, गुड होती है। बट वो आती कहाँ से है, यानी कि वो जो कॉमोडिटीज होती है, जो साइकिल है वो होती कहाँ की है, साइकिल होती है चाइना की। ठीक है, तो यानी कि चाइना से देखो अब चाइना की साइकिल इंडिया के बाजार में क्या कर रही है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का क्या है, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट है या फिर कॉन्सिक्वेंसेज है वैश्वीकरण का। ये भी एक सकारात्मक उदाहरण ही हुआ, क्योंकि आप अपने देश में देखो रामधारी को चीप प्राइस में यानी कि कम रेट में क्या मिल गई, अच्छी क्वालिटी की साइकिल मिल गई। तीसरा जो एग्जांपल था, सारिका इज फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज पार्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ न्यू अपॉर्चुनिटी। यानी कि देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, पॉजिटिव अगर हम इम्पैक्ट की बात करें यानी कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, अब क्या करता है कि ना वो नए अवसर जो होते हैं, नए अवसर क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी देता है। अब देखो जो लड़की है, लड़की उसके फैमिलीज में क्या होता है, उसकी फैमिलीज में होता है कि उसको लड़की को ना घर से काम बाहर करने के लिए नहीं जाने देते थे। तो अब उसके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो वो ये जो ट्रेडिशंस है उनको तोड़कर क्या करना चाहती है, अब वो काम करना चाहती है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, एक ना न्यू अपॉर्चुनिटी भी क्या करी, प्रोवाइड करी। ठीक है, इसकी ये तो कुछ थे क्या बोलते हैं पॉजिटिव एग्जांपल। नेगेटिव एग्जांपल में जिसमें कई सारे, ये आप पहले वाला पढ़ोगे, शॉपकीपर्स होते हैं जो फियर्ड, किस चीज को लेकर डरे होते हैं, वो इस चीज को लेकर डरे होते हैं कि अगर मान लो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई भारत के अंदर तो छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी होंगे, यानी कि जो छोटे छोटे रिटेल जो होंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो लघु कटोर उद्योग होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका क्या होगा, उनकी जो क्या बोलते हैं जो सेल है वो कम हो जाएगी। मतलब उनको डर है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज आ गई तो हमारा क्या होगा। सेकंड वाले में एक क्या बोलते हैं मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, एक लड़की को कॉलेज में जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, कपड़े पहनती है। अब पहनती कौन से है कपड़े, वो पहनती है वेस्टर्न वाले, यानी कि वेस्टर्न में आपको पता ही है। अब देखिए कुछ लोगों ने बोला कि भैया ये वेस्टर्न वाला लुक जो है यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन देखो ये अब नेगेटिव कैसे हो गई। ये तो वैसे हालांकि उस लड़की को क्या पता अच्छा लगता हो, वो ड्रेस उसको कंफर्टेबल लगती हो, लेकिन कुछ लोग क्या है, नहीं चाहते। तीसरा जो है हमारे पास जो एग्जांपल था नेगेटिव में, एन इंडियन कंपनी बॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन द यूरोप डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय द सम ऑफ द करंट ओनर्स। यानी कि देखिए इंडियन कंपनी ने ही क्या करा, खरीद लिया, लेकिन वहां के कुछ जो ओनर्स थे वही क्या कर रहे हैं, उसका क्या बोलते हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल था। तो ये स्टार्टिंग आपके चैप्टर की यहीं से होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण का अवधारणा, वैश्वीकरण की अवधारणा और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विद, सब किससे डील्स करता है, फ्लोज से। फ्लोज क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवाह। ठीक है, प्रवाह का मतलब यहाँ पर है, प्रवाह का मतलब होता है एक जगह मूवमेंट, यानी कि एक चीज की दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो किससे रिलेटेड है, फ्लॉज से। फ्लॉज क्या है, क्या चीजें हो रही है, आइडिया, यानी कि हम अमेरिका में क्या चल रहा है या फिर ये रशिया में क्या चल रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, तो वो आइडिया भी है, आइडियोलॉजीज, या आइडिया के अंदर वो भी हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी के आइडिया हम लेकर आ रहे हैं वहां से, कोई इनोवेशन हुए हैं वहां पर। ठीक है, कैपिटल, सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन का जो प्रवाह जो होता है ना बच्चों, जो फ्लॉज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल, यानी कि पूंजी का भी क्या होता है, प्रभाव होता है। यानी कि हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो हम दूसरे कंट्रीज का कितना फॉरेन, जिस कंट्री के पास दूसरी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होता है तो वो इजिली क्या करता है, उसकी इकोनॉमिक भी अच्छी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉमोडिटीज का लेकर है। कॉमोडिटीज क्या होती है, वस्तुएं होती है, तो वस्तुओं का भी प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ही पता ही है। तो अभी जो रामधारी और उसका जो रामधारी वाला जो हमने एग्जांपल अभी यहाँ पढ़ा था,
हरामदारी वाला जो अपनी बेटे के लिए चाइना की वो लेकर आता है साइकिल, तो वो भी एक क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। पीपल मूविंग, देखो वैश्वीकरण से पीपल मूविंग भी होता है। पीपल मूविंग का मतलब क्या है, यानी कि वस्तुएं, सेवाएं, ये तो आना जाना हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन लोग भी क्या करते हैं, आजीविका की खोज के अंदर यानी कि लिवलीहुड में अपने रोजगार के लिए एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं। और देखिए फ्लॉज, ये जो ग्लोबलाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्शंस कर रहा है। इंटर कनेक्शंस का मतलब क्या है, इंटरकनेक्शंस का मतलब यह है कि पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। तो ये क्या है मीनिंग में, अगर बच्चों आपका क्वेश्चन आए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो आप ये इजी से ले सकते हैं। और ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखा है, और ये सारे बच्चों आपको पता है मैं एनसीईआरटी के नोट्स ही बनाता हूं, आप इसको ब्रीफली नोट डाउन भी कर सकते हैं। कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब डिस्कस करते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ये सब इतना सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। देखो पहले चीजें ये होती थी, एक सामान दूसरी जगह से ले जाना, लेकिन ये अभी काफी रैपिडली फॉर्म में हो रही है, काफी टेक्नोलॉजी से हो रही है। यहाँ बैठ के एक जो पर्सन, जब इस एग्जाम्पल लिया था हमने, वो बैठ के उसके लिए दूसरी कंपनी इंडिया कंट्री के लिए काम कर रहा है। तो रीजंस क्या है इसके पीछे, सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी रीजन है ना। हम यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे कंट्रीज के बारे में पता कर सकते हैं क्या चल रहा है वहां, क्या नहीं चल रहा। देयर इज अ नो डाउट टू दैट द इन्वेंशंस टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, ये टेलीफोन टेलीग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्या हो गया है, अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सर्विस भी अच्छी हमारी हो गई है। तो सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है ना बच्चों, ये वैश्वीकरण जो पूरा विश्व जो जुड़ रहा है पूरा, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, क्या है वो है टेक्नोलॉजिकल है, यानी कि प्रौद्योगिकी रीजन है, तकनीकी कारण है। ये तकनीकी वजह से ही एक देश पूरे दुनिया के देशों से जुड़ जाता है, जिसमें इंटरनेट का इन्वेंशन है। दूसरा कारण क्या है ग्लोबलाइजेशन का, रीजन का, कि ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है, वैश्वीकरण क्यों हो रहा है, वो है इकोनॉमिक एडवांसमेंट। यानी कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द वेल अवेयर दैट विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर कंट्री, की देखिए यानी कि सब कंट्री जानती है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब जानते हैं कि अगर हमने कैपिटलिस्ट, यानी कि यहाँ तक कि चाइना, रशिया ने भी अपनी क्या करी, आइडियोलॉजी को चेंज किया, कैपिटलिज्म में बने वो। तो सब ये जानते हैं कि भैया हमें जब तक दूसरे देशों से हेल्प नहीं मिलेगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो ये दूसरा रीजन भी है ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि वैश्वीकरण के वजह क्यों है, वजह क्या है वैश्वीकरण की आज जो इतना हो रहा है। तीसरा रीजन वो है वह ड्यू टू टेररिज्म एक्टिविटीज, यानी कि देखिए आतंकवाद की गतिविधियां इतनी बढ़ गई है। अब देखिए कोई भी आतंकवाद को एक देश, यह किसी एक देश का नहीं है, यह है पूरी विश्व के लिए क्या है, यानी कि जब तक पूरा विश्व इसके साथ खड़ा होकर नहीं लड़ेगा तब तक आतंकवाद को हम खत्म नहीं कर सकते। तो आतंकवाद के कारण भी क्या है, लोग एक दूसरे के, यानी कि विश्व क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शंस हो रहा है, यानी कि पारस्परिक जुड़ाव भी हो रहा है। चौथा कारण क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट कारण है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए, एपिडेमिक्स हो गए, यानी कि कोरोना वायरस हो गए, बर्ड फ्लू हो गए। ठीक है, अभी भी एशिया की कई सारी ऐसी कंट्री है, अफ्रीका की ऐसी कंट्री है जिनको पास कोरोना की भी दवाई उनके पास नहीं है, और छोटी मोटी उनके मतलब काफी सारे क्या होते हैं डिजीज होती है उनके पास, उनका क्या है उपचार नहीं है। तो अब ये मान लो कोरोना को खत्म करना है, तो भैया जब तक पूरा विश्व एक साथ नहीं होगा, इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम इनके ऊपर काबू कैसे पाएंगे। तो ये चार कारण है, महत्वपूर्ण है, जो कि वैश्वीकरण के कारण है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण का मतलब यहां पर है कि वैश्वीकरण हुआ क्यों है। तो ये चार रीजन बहुत बड़े बड़े रीजन है, और इसका जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स में भी आता है बच्चों, ये ध्यान रखना। मोस्टली ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, मे भी ये आ जाए कि वैश्वीकरण के कारण बताइए। अब हम डिस्कस करते हैं, देखिए बच्चों ये आता है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा। अब 6 मार्क्स में देखिए ग्लोबलाइजेशन के पूरी दुनिया में पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए हैं। इतना सब कुछ हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। देखिए ग्लोबलाइजेशन से हम आइडियाज भी ले रहे हैं। अब एक लड़की वाला एग्जांपल कुछ था, एग्जांपल पढ़ा था हमने कि वो लड़की कर रही कॉलेज में जाती है जब, तो वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी यानी कि रेडिकल जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं उसको मना करते हैं कि भाई आपको ऐसा कपड़ा पहनना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे इंपैक्ट भी बढ़ रहे हैं। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इनमें से या तो वो आपको पूछेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या कल्चरली। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकली। देखिए पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि तो पॉलिटिकली इंपैक्ट में यानी कि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व में राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव डाले हैं।
तो सबसे पहले एट द मोस्ट सिंपल लेवल ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट द इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, यानी कि बच्चों सबसे बड़ा ये आपका कीवर्ड है जो मैंने येलो में कर रखे हैं, कीवर्ड है, यानी कि वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक रूप से जो स्टेट है, जो राज्य है ना, उसकी राज्य की क्षमता में कमी आई है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। दूसरा, द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग अवे, यानी कि कहने का मतलब है कि जो वेलफेयर स्टेट कौन सा होता है, कल्याणकारी राज्य को जो अब काम करना चाहिए था लोगों के आर्थिक विकास के लिए, न्यूनतावादी राज्य का स्थान ले रहा है, यानी कि अब कल्याणकारी राज्य जो है कल्याणकारी नीतियां नहीं अपना रहा है। किसकी वजह से? क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण की वजह से। स्टेट विड्रॉल फ्रॉम द मेनी इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शंस डायरेक्टेड टू द इकोनॉमिक सोशल एंड वेलफेयर, यानी कि स्टेट भी विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? कम कर देना, यानी कि हटा देना, यानी कि लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए कल्याण के राज्यों से कार्यों से राज्यों की वापसी हो रही है, यानी कि राज्य काम जो है वो कल्याणकारी कम कर रहे हैं। इन द प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज टू द मार्केट दैट बिकम द प्राइम डिटरमिनेंट। देखिए मार्केट क्या बन चुकी है, प्रमुख वो बन गई है, तत्व बन गई है, यानी कि अब जो मान लीजिए मोदी भी है या बड़े बड़े लीडर है ना, वो यही सोचते हैं कि भाई अदर कंट्री से कैसे रिलेशंस बना जाए ताकि वो हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं इंपोर्ट करे या ये सॉरी बिजनेस करे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है किसके? नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण के, किस चीज को लेकर? राजनीति को लेकर। फिफ्थ पॉइंट भी है, द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि देखिए एमएनसीज कंपनी का रोल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो क्या है, गवर्नमेंट को जो काम करने चाहिए वो उनको काम नहीं करने दे रहे, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या हो चुका है बच्चों, भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो राज्यों को काम करने चाहिए ना वो अब ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन इससे कुछ वैश्वीकरण से राजनीतिक रूप से कुछ है ना सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यू, प्राइमेसी का मतलब है हालांकि क्या बोलते हैं एमएनसी कंपनी क्या कर रही है, इंटरफेयर तो कर रही है, लेकिन फिर भी जो राज्य की जो वो है ना क्या बोलते हैं प्रधानता अभी खत्म नहीं हुई है राजनीतिक रूप में, यानी कि वो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं। द ओल्ड जेलेस एंड रिवलरी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पहले कभी दुश्मन हुआ करते थे अब वो क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दोस्त भी बन रहे हैं, उनके बीच में मित्रता बढ़ रही है। विद द इनहेंस टेक्नोलॉजी अवेलेबल द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट ऑफ द कलेक्टिव इन्फ्लुएंस अबाउट सिटीजन, यानी कि देखो राज्य के पास अभी मोदी सरकार क्या कर रही है, सब चीजों को आधार लिंक कर रही है। तो अब देखो आधार लिंक से करने का मतलब क्या है, यानी कि कम से कम क्या होगा, करप्शन होगा। तो ये कर किस वजह से रहे हैं, वो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि जैसे ही आपका एक आधार नंबर डलता है तो आपकी सारी डिटेल्स क्या होती है सरकार के पास चली जाती है, किसके पास कितना पेंशन गई है, किसके पास कितने क्या बोलते हैं जो राशन के पैसे थे वो कितने पहुंचे हैं, ये सब कुछ एडिटिव उनको मतलब पता चलता है। देखो जब किसी देश के पास अगर अपने नागरिकों के बारे में डेटा ही नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगी। विद दिस इंफॉर्मेशन स्टेट इज बेटर रोल एबल टू द रूल नॉट लेस एबल, यानी कि ये इन इंफॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, राज्य के पास है ना शासन करने में क्या हुई है, आसानी हुई है। ये क्या थे, इसके सकारात्मक प्रभाव थे। अब हम बात करते हैं, हमने पॉलिटिकली, अब जैसे पॉलिटिकली हो गया ना ये वाला, इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैश्वीकरण ने आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस क्या थे, यानी कि वैश्वीकरण से आर्थिक परिणाम क्या हुए और क्या प्रभाव पड़ा है आर्थिक रूप से। तो पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब वैश्वीकरण जो हुआ है ना, हम उसको सबसे मैटर रखते हैं इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिकल से क्या हुआ है, फ्लोज हुए हैं, यानी कि प्रभाव हुआ है किस चीज को लेकर, कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल, आइडियाज, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से दूसरे देशों के बीच में विचारों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। आदान प्रदान किस चीज का हुआ है, वस्तुओं का, पूंजी का, लोगों का और विचारों का। ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन दैट कमोडिटी अक्रॉस द ग्लोबल, यानी कि सबसे बड़ी बात यही है कि वैश्वीकरण ने ना दुनिया भर में वस्तुओं का अधिक व्यापार शामिल किया है। The restrictions imposed by the different countries on the allowing the imports of the other countries have been reduced, यानी कि कुछ कंट्री क्या करती थी पहले, जैसे चाइना है और भी कंट्रीज थी, वो क्या करती थी दूसरे देशों रिलेशन नहीं बनाती थी, या फिर अगर बनाती थी तो क्या करती थी उनके ऊपर कई सारे कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा देती। हालांकि जैसे अभी एक एग्जांपल हम देखें तो जो इलॉन मस्क है, जो उनकी टेस्ला गाड़ी आ रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम उसके ऊपर 100% क्या लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे। तो लेकिन वो इलॉन मालिक कह रहे हैं कि आप 100% मत लगाओ, क्योंकि अगर कोई गाड़ी 35 लाख की होगी तो वो 100% लगने के बाद कितने की हो जाएगी, 70 लाख की हो जाएगी। लेकिन
इंडियन गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भैया अगर टेस्ला के इलोन मस्क को ये कह रही है कि अगर आप हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे ना, इंडिया में फैक्ट्री लगाओगे, तब हम इसको 50% या 60% कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करोगे, आप तो अपना बेनिफिट कमा के यहाँ से भाग जाओगे। ठीक है। चौथे वाले में देखिए तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कौन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अभी इन्वेस्ट जो है यानी कि इन्वेस्टर भी क्या है, अदर कंट्री में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी मार्केट भी लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो डेवलपिंग कंट्री में भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको वहां से क्या मिल सके, अच्छा बेनिफिट मिले। तो इंडिया के भी कई सारे ओनर हैं, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है बाहर अदर कंट्रीज में काम मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके अब हम ये तो क्या आते हैं सारे वैश्वीकरण के अर्थ, ये हिंदी में, ये बच्चों यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसी का कंटिन्यू है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द फ्लोज आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इन द कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइज इकोनॉमिकल क्या हुआ है, हेल्प हुई है। जैसे उसका जो पहला एग्जाम्पल था रामधारी वाला। ठीक है, अब आर्थिक परिणाम जो है उसके नकारात्मक परिणाम क्या हुए हैं, आर्थिक यानी वैश्वीकरण ने आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल जो इंपैक्ट डाला है ना, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट ये है, ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट टू लीड टू द सेम डिग्री इन द इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ द पीपल। यानी कि देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, फ्लॉज हुआ, आइडिया का भी हुआ है और लोगों का भी हुआ है, लेकिन चीजों को तो ज्यादा हुआ। यानी कि अमेरिका सॉरी चाइना की अगर हम बात करें तो 80 मतलब कुछ हमसे कई बिलियन 80 बिलियन आई थिंक वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे बिजनेस करते हैं, लेकिन उनकी चीजें तो आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से अगर हम अपने पीपल को भेजना, या मान लीजिए हम अमेरिका में अपने लोगों को भेजना चाहते हैं भी काम करने के लिए, तो वो देश क्या करते हैं, वो अपनी चीजें तो भेज देते हैं यहाँ पे, यानी कि सामान तो भेज देते हैं बेचने के लिए, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स, यानी कि वो क्या करती है, दूसरे देशों के लोग जो होते हैं उनको वहां पर नहीं जाने देती, यानी कि वो क्या कर देती हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी लगाते हैं। जैसे मान लो वीजा है, वीजा लेना भी कितना मुश्किल हो जाता है, H1 वीजा हो गया अमेरिका में। ठीक है, तो ये क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट है, 3 पॉइंट है, हमने डिस्कस कर ली है इसके ऊपर। हाँ ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, इसमें ना इंग्लिश में आई थिंक कहीं इधर उधर हो गया वो, तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है, यह सुनिश्चित हो सके कि दूसरे देशों के नागरिक अपने ही नागरिकों की नौकरी नहीं छीन सकते। हाँ, तो अब देखो ये मना क्यों कर रहे हैं, दूसरे देशों, ये चीज तो बेच रहे हैं, अपने सामान तो बेच रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बेच रहे ताकि उनके देशों को जो लोग हैं ना, उनके देश के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। ये तीसरा पॉइंट इसमें ऐड कर लेना बच्चों। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसी में ही, इसी का ये इकोनॉमिकल का ही इंपैक्ट है। वाइल द ग्लोबलाइजेशन हैज टू लीड टू द सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इकोनॉमिकल नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ है, पूरी दुनिया में है ना, विभिन्न हिस्सों में एक ग्लोबलाइजेशन तो अपनाया है, लेकिन इसके रिजल्ट क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए, अलग अलग परिणाम उत्पन्न हुए हैं। पॉलिसीज तो सबने अपनाई है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लेकिन इसके रिजल्ट अलग अलग हुए हैं। सब देशों में इसके बराबर एक जैसे परिणाम नहीं मिले, कुछ देश जो है वो गरीब और भी गरीब हो गए हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस आर वरीड, यानी कि सोशल जस्टिस कौन है, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना बच्चों, वो है, वो क्या कर रहे हैं, अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विथड्रॉ कॉज्ड बाय द प्रोसेस इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमी आर्थिक ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, जो राज्य जो है ना वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो राज्य जो है सरकारें कुछ जिम्मेदारियां अब से अपने हाथ खींच रही है, यानी कि वो ये कह रहे हैं सामाजिक न्याय वाले कि भैया राज्य को जितना कल्याणकारी काम करने चाहिए वो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में है सोशल जस्टिस पॉइंट आउट द लाइकली टू बेनिफिट ऑल स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाइल इम्प्रोमाइजिंग। देखिए ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि ये सोशल जस्टिस वाले जो सामाजिक न्याय देने वाले जो लोग हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण से क्या हुआ है, कुछ लोग जो है ना, कुछ छोटे लोगों को ही, कुछ लोगों को क्या है फायदा मिला है, लेकिन मिलना किनको चाहिए, जो बड़ी संख्या में उन लोग, जबकि उन लोगों को सुधारना है जो नौकरी और कल्याणकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के लिए सरकार पर निर्भर। अब कुछ लोग तो जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे अभी जैसे ST हो गए, SC हो गए, अभी भी क्या है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो गवर्नमेंट को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सोशल जस्टिस हैव एम्फेसिस, ये सोशल जस्टिस ही है बच्चों सारे, यानी कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं ना, सामाजिक वाले, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज होते हैं, वो कह रहे हैं, वो इसका क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या क्रिटिसाइज किया उन्होंने, थर्ड पॉइंट में बोला है कि सोशल जस्टिस हैव एम्फेसिस ऑन द नीड टू द इंश्योर सेफ गार्ड। देखिए सोशल जस्टिस कह रहे हैं कि सेफ गार्ड्स होने चाहिए। सेफ गार्ड्स क्या होते हैं,
सेफगार्ड्स ये होने चाहिए कि भैया वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, अदर कंट्री उनके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑक्यूपाइड ना कर दे, खत्म ना कर दे। ठीक है, ये क्या है, सारे नेगेटिव पॉइंट है किसके, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के। देखिए सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ही है ये वाला, आपके पॉलिटिकली और कल्चरली कम आता है, ये इकोनॉमिक वाला जो ये टॉपिक है ना, इकोनॉमिक की ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिकल कैसे इंपैक्ट किया है, यानी कि वैश्वीकरण के द्वारा आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़े हैं विभिन्न देशों में। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, ये आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, इसमें से ज्यादा आता है, मतलब ये वाला अच्छे से करना आप, ये वाला पॉइंट जो है। अब कुछ लोगों ने तो क्या कह दिया, हाँ अभी एक और 6 पॉइंट और 8 पॉइंट और है ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव में, कि मैनी मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड फील द सेफ्टी आर्स नेट अनसफिशिएंट एंड अनवर्केबल, यानी कि जो अभी ये कह रहे हैं कि सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, वो क्या है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि काम नहीं करने में हमने किसी कंट्री ने बोल तो दिया कि भाई हम दूसरे देश के कंट्री को यहाँ बिजनेस नहीं करने देंगे, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। सम इकोनॉमिक्स हैव डिस्क्राइब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुछ इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां किसी छोटे देशों में अगर वो क्या बोलते हैं बिजनेस कर रही है, तो वो क्या बन रहा है, रीकोलोनाइजेशन। रीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिकोलाइजेशन का मतलब होता है उपनिवेशीकरण, यानी कि वो दोबारा गुलाम हो रही है। भारत को अंग्रेजों ने गुलाम कैसे किया, यहाँ पर आए, पहले बिजनेस किया छोटी, फिर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण उनको कंट्रोल करने लग गए, फिर उनको लगा कि इनके ऊपर तो शासन करना इजी है, तो इनको क्या कर दिया, गुलाम बना दिया हमें। ठीक है, कुछ अब कौन है सपोर्टर है किसके, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण के कुछ कौन है सपोर्टर भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, एडवोकेट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन दैट इज जनरेट ग्रेट, ये कह रहे हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण से क्या होता है, हम जनरेट करते हैं ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आर्थिक उत्पादन ज्यादा करते हैं, और वेल बीइंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो एक अधिक मात्रा में जो सोसाइटी के लोग हैं उनको क्या मिलता है, इससे फायदा मिलता है। ग्रेटर ट्रेड अमंग्स द कंट्रीज अलाउ द इकोनॉमिक टू द वर्ल्ड टू द वेस्ट, यानी कि इकोनॉमिकल जो इसके सपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि देशों के बीच में जो व्यापार होता है, उस व्यापार से क्या होता है, देश वह करने की अनुमति देता है जो वह सबसे अच्छा करता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी का है कि मोर मॉडरेट सपोर्टर्स टू ऑफ ग्लोबलाइजेशन से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइडेड चैलेंजेस टू द, देखो मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती, यानी कि जो कम करते हैं, क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को कम सपोर्ट करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां पेश की है और सचेत होकर बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। यानी कि देखो वर्ल्ड क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन कॉम्पिटिशन हो गया है, तो आप जितना कॉम्पिटिशन में रहोगे उतना ही क्या करोगे, डेवलप करोगे। 4th पॉइंट है इसका, it cannot be denied to the increasing moment of the interdependence and integration between the government and the business and ordinary people in different parts of the world result है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, विभिन्न हिस्सों में सरकार और व्यापारी और लोगों के बीच क्या हुआ है, संपर्क बढ़ा है। ठीक है, अब इसका हम तीसरा जो पॉइंट था हमारा, कौन सा तीसरा पॉइंट था, कि पहला तो हमने क्या करा, पॉलिटिकली डिस्कस किया, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा कल्चरल, ये वाला। अब ये तीसरा पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरली क्या इंपैक्ट डाला है, या कल्चरली क्या इनकॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है क्या क्या रिजल्ट हुए, परिणाम हुए। तो नेगेटिव पहले हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कल्चरली में नेगेटिव क्या हुआ है। द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट द प्रोसेस एज अ थ्रेट टू द कल्चर, यानी कि अब क्या हो रहा है, थ्रेट का मतलब क्या होता है, चुनौती मिलना है, चेतावनी से मिलना। तो क्या है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से डर पैदा हुआ है कि यह प्रक्रिया दुनिया में संस्कृतियों के लिए खतरा है, यानी कि जो दूसरी संस्कृतियों के लिए क्या है, खतरा मानी जाती है। क्योंकि देखो अब आप देखो ना, लोग अपनी संस्कृति तो भूल ही रहे ना, जो दूसरे देशों की संस्कृति है, ठीक है, वो कपड़ा हो या फिर रहन सहन हो, लाइफ स्टाइल हो, वो क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ द यूनिफॉर्म कल्चर। यूनिफॉर्म कल्चर क्या होता है, कल्चरल क्या होता है, यूनिफॉर्म का कल्चरल का मतलब यह है कि सब एक जैसे हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी बच्चों आता है, ये ध्यान रखना इसके बारे में। व्हाट इज होमोजेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है सारे एक जैसे कल्चर हो जाना। द राइज ऑफ द यूनिफॉर्म कल्चर, अब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म कल्चर राइज तो हो रहा है, सब एक जैसे तो बन रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि लोग तो अपनी संस्कृतियों का क्या कर रहे हैं,
पश्चिमी संस्कृति इनके ऊपर थोपी जा रही है, इम्पोज की वेस्टर्न कल्चर इनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा और वो अपनी संस्कृति को क्या हो रहे हैं, भूल रहे हैं। द पॉपुलरिटी ऑफ द बर्गर एंड ब्लू जीन्स सम आर्ग्यू एज अ लॉट टू द विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे। सब देखो ये भी कह रहे हैं, आप जैसे आप चाहे बर्गर खाओ या फिर ब्लू जीन्स पहनो, तो ये बर्गर नीली जीन्स जो किसकी है, अमेरिका की निशानी है। तो ये कि अमेरिका की क्या दिखाती है, शैली के शक्तिशाली प्रभाव से संबंधित है, यानी कि हम भी अमेरिका की तरह बनना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दोस हु मेक द आर्गुमेंट दैट ड्रॉ अटेंशन द मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विद कल्चर सीकिंग टू द इनटू द डोमिनेट अमेरिकन ड्रीम। देखिए मैकडी कहाँ का है, अमेरिका का है, तो अमेरिका का ये तो सपना ही है ना, मतलब मैकडी अब आप दुनिया के किसी कोने में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक कल्चरल है, मतलब हम अपने ब्रेड समोसा जो हमारे ट्रेडिशन जो फूड्स होते थे, ठीक है, हम उसको तो भूलते जा रहे हैं। चाहे हम मोमोज की बात करें, ठीक है, ये पिज्जाज की बात करें, इनके ऊपर हमारा क्या है ज्यादा, हम इसको हम एक रिच समझते हैं, हाँ हम बहुत बड़े वो हो गए, हम ये सब चीजें खा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब हमारा एक स्टेटस बन गया। दिस इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज बट फॉर द वॉल कम्युनिटी टू लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द, देखिए श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, सुकड़ना, ठीक है, सुकड़ना का मतलब है क्या बोलते हैं, संस्कृत धरोहर धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है इस वाले पॉइंट के अंदर कि वेस्टर्न कल्चरल का वैल्यूज का इतना इम्पैक्ट हो गया कि लोग है ना अपनी है ना संस्कृति क्या हो रहे हैं, भूल रहे हैं, ठीक है। अब हम ये जो कल्चरल के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं। ऑल द कल्चर एक्सेप्ट द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ऑल द टाइम। देखिए ये तो सच्ची हकीकत बात है कि भैया जो भी क्या बोलते हैं कंट्रीज होती है ना, वो दूसरे देशों के कल्चर को अडॉप्ट करती ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे, ये तो करना ही हो ही जाता है, गलती से भी आप नहीं भी करोगे तो भी। समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सिंपली इंटरलार्ज चॉइस ऑफ द, देखो क्या होता है कि कल्चरल है उससे हमारी क्या बढ़ती है, ऑप्शंस ही बढ़ते हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, अगर आप पिज्जा नहीं खा रहे तो बर्गर खा लो, अगर समोसे नहीं मिल रहे तो बर्गर चाउमीन कुछ भी खा लो, तो ये हमारे क्या बढ़ते हैं, अब चॉइसेस बढ़ जाती हैं कल्चरल के। द बर्गर इज नो सब्सिट्यूट फॉर द मसाला डोसा, यानी कि देखो अगर आपको मसाला डोसा नहीं खा पा रहे तो क्या बर्गर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी और नीली जींस होम स्पून खादी के कुर्ते, यानी कि अब क्या हो रहा है, देखो अब नीली जींस के ऊपर खादी को, नीली जींस किसकी है, अमेरिका की, और खादी कुर्ता किसका है, इंडिया का है, तो आप आराम से पहनो ना, क्या दिक्कत है, एक स्टाइल में आता है ये। हियर द आउटकम द आउट इन्फ्लुएंसेस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिक खादी कुर्ता ओवर जींस। जींस के ऊपर खादी कुर्ता पहनना भी क्या है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। विद द ग्लोबलाइजेशन एवरी कल्चर इज बीइंग मोर डिफरेंट, स्पेशली द कल्चर हेट्रोजाइजेशन। ये जो वर्ड है ना, ये भी 2 मार्क्स में आता है। व्हाट इज हेट्रोजीनाइजेशन, यानी कि कहने का मतलब ये, इससे क्या होता है, विभिन्नीकरण होता है, यानी कि डाइवर्सिटीज होती हैं, यानी कि हमारे कल्चर में जो हम, हमारे पास तो ही है लेकिन दूसरे का भी कल्चर हम क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया इसी के अंदर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी ये ध्यान रखना कि इंडिया का क्या स्टैंड है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो देखो इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में फ्लॉस होते थे, जब हम गुलाम थे ना, चाहे हम मुगलों के गुलाम रहे हो, सल्तनत के गुलाम रहे हो, अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, तो हमारे यहाँ पे ना चीजों का आना जाना लगा रहता था, ठीक है। कॉलोनियन पीरियड की अगर हम बात करें, कॉलोनियन क्या होता है बच्चों, औपनिवेशिक होता है। औपनिवेशिक का मतलब जो हम गुलाम थे, तो उस टाइम पे भी हमारे इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे, पका पकाया माल यहाँ बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि भाई हम दूसरे देशों से रिलेशंस तो बनाएंगे, लेकिन हम अपने घर में क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, संरक्षणवाद। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे प्रोटेक्शनिज्म से हुआ क्या, हुआ ये कि हम उनके अकॉर्डिंगली उतना डेवलप नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि हम कुछ हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, इसमें उतना अचीवमेंट नहीं कर पाए, किसकी वजह से, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सब कुछ अपने घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों हिंदी में लिखा हुआ है। इन 1991 में हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, आपको ध्यान में होगा, जब नरसिम्हा राव होते हैं, और नरसिम्हा राव ही भारत के अंदर क्या लेके आते हैं, सीएनजी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीएनजी नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, एलपीजी होगा। एलपीजी का मतलब है यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम स्टार्ट कर देते हैं कब, नरसिम्हा राव के टाइम में, 1991 में। कुछ ज्यादा ही मेरा सीएनजी से जुड़ गया, ठीक है। इंडिया इम्बार्क्ड प्रोग्राम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट द साउथ टू द इंक्रीजिंगली डिक्लेरेटिव वेरियस इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया ने क्या किया, उसके बाद इंडिया ने विदेशी निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से मुक्त करने की, नियंत्रण मुक्त करने की मांग की है, ठीक है। ये क्या था,
ये वैश्वीकरण का इंडिया के इसे रिगार्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया एंड रेसिस्टेंट टू द, इंडिया क्या अपोज कर रहा है कि भैया इंडिया के अंदर क्या नहीं होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन लिए। तो दो आइडियोलॉजी है यहाँ पे, दो आइडियोलॉजी कौन सी है, लेफ्ट विंग और दूसरी है राइट विंग। अब जो लेफ्ट विंग कौन होते हैं बच्चों, लेफ्ट विंग होते हैं हमेशा किसके, जो फार्मर के बारे में, लेबर के बारे में बात करते हैं। और राइटिस्ट कौन होते हैं, वो कैपिटलिस्ट के बारे में, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं कैपिटलिस्ट को भी, ठीक है। तो लेफ्ट विंग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टू इकोनॉमिक लिबरेशन वॉइस्ड थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड, यानी कि इन्होंने अपनी आवाज उठाई किसके थ्रू, पार्टीज बनाकर, ट्रेड यूनियंस बनाकर अपनी क्या की इन्होंने आवाज उठाई है, ठीक है। किसकी एंट्री को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनी जो एंट्री आ रही है ना दूसरे देशों में, उसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज उठाई है, ठीक है। और ये पेटेंटिंग द सर्टेन प्लांट, नीम को देखो, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री नीम को और हल्दी को क्या कर रहे हैं बच्चों, ये कर रहे हैं, पेटेंट करना चाहते हैं, जिसका भारत के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट विंग, द राइट विंग आ गया, राइट विंग क्या कर रहे हैं, राइट विंग देखो इनके सपोर्ट में होते हैं कैपिटलिज्म के, लेकिन ये भी कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ गलत चीजें बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, रैंकिंग फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन टीवी, ये कह रहे हैं कि फॉरेन टीवी पे जो टीवीज है ना वो फॉरेन चैनल्स ज्यादा दिखाए जाते हैं, प्रोवाइड द केबल नेटवर्क क्या करें, मतलब चैनल देखेंगे बच्चे, देखेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, उन्हीं की चीजें सीखेंगे ना, उनका जैसा ही बनेंगे ना हमारे यहाँ के बच्चे भी, जो बच्चा देखेगा वही तो बनेगा। सेलिब्रेशन तो वैलेंटाइन डे देख लो, अब ये वैलेंटाइन तो आप बनाते हैं, अब देख ले क्या हो रहा है इसके, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ऑफ द ड्रेसेस है, लड़कियां पहन रही है, लड़के भी पहन रहे हैं, ठीक है। ये उसका क्या कर रहे हैं, राइट विंग वाले कर रहे हैं। देखो राइट विंग वाले ना ये तो बोलते हैं कि हमें अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट बनना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि उनकी संस्कृति को अडॉप्ट भी करो, ऐसा नहीं बोलते वो, ठीक है। अब ये पूरे दुनिया में कैसे उनके रेसिस्टेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का विरोध और आलोचना हो रही है, वो कैसे हो रहे हैं, उसमें पहले वो ये लेफ्टिस्ट आ गए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिच, इससे क्या हो रहा है, रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है, यानी गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। राइट विंग क्या कह रहा है, राइट विंग कह रहे हैं कि इसमें ना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चर इफेक्ट्स हैं। राइट विंग फियर दैट द वीकनिंग ऑफ द इकोनॉमिकल, क्या स्टेट इकोनॉमिकल, यानी कि राज्य जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से क्या होता जा रहा है, क्या बोलते हैं, कमजोर होता जा रहा है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं दक्षिणी पंथी वाले कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है राज्य, ठीक है। और उनको क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर और संरक्षणवाद की नीति अपनानी चाहिए, ठीक है, यानी कि उनका रोल कम होना चाहिए एमएनसीज वगैरह का। कल्चरली ये क्या कह रहे हैं, ये राइट विंग वाले ही कह रहे हैं, ये चिंतित हो रहे हैं, क्या चिंतित हो रहे हैं, चिंतित ये हो रहे हैं दैट आर ट्रेडिशंस कल्चर हार्म्ड पीपल एंड लॉस देयर, देखिए कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो लोग क्या हो रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इसी में, मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर नॉट अपोज टू द आइडिया, देखो बहुत सारे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन के यानी कि वैश्वीकरण के अगेंस्ट में क्या होते हैं, मूवमेंट भी होते हैं, वो इस आइडिया इसके लिए नहीं कर रहे कि भैया फ्लॉज हो रही है, प्रवाह हो रहा है, वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया ये एक साम्राज्यवाद के रूप में बन रहा है, साम्राज्यवाद के रूप में, क्योंकि छोटे छोटे देशों में आप अपने इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हो और उनको गुलाम बनाते जा रहे हो, ठीक है। In 1999 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग द वाइड स्प्रेड, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO होगी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी उनकी, ठीक है, प्रोटेस्ट होंगे इनके अगेंस्ट में, यानी कि WTO के अगेंस्ट भी, ठीक है, क्योंकि WTO को बोलेंगे कि भैया WTO की अपने हमारे अकॉर्डिंग चले। वर्ल्ड सोशल फोरम भी है। अब सोशल फोरम है क्या, ये एक तो वर्ल्ड सोशल फोरम है, एक इंडियन सोशल फोरम है। यहाँ पे आई थिंक इंडियन सोशल फोरम था लास्ट में, इंडिया वाले में नहीं, अभी आएगा शायद, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम वाले जो है वो क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम में जो है ना वो बेसिकली कौन होंगे, सारे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो लोगों के अधिकारों के बारे में, ठीक है, वहां के लोगों के बारे में, अधिकारों के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, गरीबों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, उनको बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ आ चुके हैं, ठीक है, जिनमें कौन आएंगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए, लेबर हो गए, यूथ हो गए, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, अपोज टू न्यू लिबरलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, लिबरल का मतलब क्या होता है, देखिए लिबरल का मतलब न्यू लिबरल, लिबरल का मतलब होता है कि चलो जिसको जितना बिजनेस करना है करने दो, ठीक है, कम से कम उन पे क्या लगाओ, रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। लेकिन न्यू लिबरल क्या है कि भैया कंपटीशन बेस्ड हो गया सब कुछ, जो कंपटीशन में बढ़ेगा वो आगे जाएगा, नहीं तो बाकी पीछे हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते तो शेयर करना ना भूले 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच।